हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पद पढ़ रहे थे। आज हम लोग पद और शब्द पढ़ेंगे। पद तथा शब्द में घनिष्ठ संबंध है। आज के अभाव में पद बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पद शब्दों से ही बनता है, परंतु फिर भी दोनों में कुछ निहित भेद स्पष्ट है, जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, सभी पद शब्द हैं, परंतु सभी शब्द पद नहीं है। इसमें संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द ही पद की कच्ची धातु है, जिससे यह निर्मित हो पाता है, परंतु केवल वैसे शब्द ही पद कहलाते हैं जिनमें किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता रहती है। यह ठीक है कि शब्द से ही पद बनता है, परंतु यह भी ठीक है कि सभी शब्दों से पद नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सभी शब्द में किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहृत होने की क्षमता नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट, शब्द पद का आधार है, परंतु शब्द पद पर आधारित नहीं है। वस्तुतः शब्द ही वह आधार है जिस पर आधारित होने के फलस्वरूप पद निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में पद का आश्रयदाता शब्द है। शब्द पद पर आश्रित नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट, शब्द के अभाव में पद की सत्ता संभव नहीं हो सकती है, लेकिन पद के अभाव में शब्द की सत्ता संभव होती है, चूँकि पद शब्द से ही बनता है। इसलिए शब्द के अभाव में पद की सत्ता संभव नहीं हो सकती है, परंतु इसके विपरीत पद के अभाव में भी शब्द की सत्ता संभव है। चौथा पॉइंट, पद अनुमान की इकाई है, परंतु शब्द इकाई होने का गुण नहीं पाया जाता है। अनुमान को हम तार्किक वाक्यों में बांटते हैं और तार्किक वाक्यों को पदों में। अब चूंकि पद अनुमान की इकाई है, जिसे तार्किक वाक्यों में बांटा जा सकता है। पांचवा पॉइंट, पद से केवल मानसिक विचार ही व्यक्त होते हैं, परंतु शब्द से सभी तरह के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। पद से तो केवल मानसिक विचार ही व्यक्त हो सकता है, न कि सभी मनोभाव, जैसे विस्मय युक्त भावना, जिन शब्दों हाय रे और आह इत्यादि व्यक्त होती है, वे कभी भी पद नहीं बन सकता है।
छठा पॉइंट, पद संयोग एवं पदयोग कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पद बनने की क्षमता नहीं है, अतः पद के क्षेत्र के अंतर्गत केवल वे ही शब्द आएंगे जो पदयोग शब्द के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन शब्द के क्षेत्र के अंतर्गत तो वे ही शब्द आएंगे जो पदयोग शब्द के क्षेत्र में आते हैं। किसी भी पद के दो पक्ष होते हैं, परिणाम संबंधी तथा गुण संबंधी। दूसरे शब्दों में यह कहें कि प्रत्येक पद कुछ खास परिभाषा या मात्रा का सूचक होता है। तो कुछ गुणों का भी। पद की वस्तुवाचकता का संबंध पद के परिणाम से या मात्रा से रहता है तथा पद की गुणवाचकता का संबंध पद के गुणों से। वस्तुतः पद का विस्तार ही पद की वस्तुवाचकता कहलाती है। पद की वस्तुवाचकता के अंतर्गत पद के वे सभी व्यक्ति विशेष आते हैं जिनके लिए उक्त पद समान अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे मनुष्य पद की वस्तुवाचकता होती है सभी मनुष्य, क्योंकि इस पद का प्रयोग राम, गोपाल, श्याम, मोहन इत्यादि संसार के सभी मनुष्यों के लिए समान अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार घोड़ा की वस्तुवाचकता होती है सभी घोड़े। परंतु हाँ, एक बात स्मरण रखनी चाहिए, सभी का अर्थ केवल वर्तमान काल तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का सूचक होता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य का अर्थ केवल संसार के वर्तमान मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह संसार के सभी मृत एवं भविष्य में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों का भी द्योतक है। हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि वस्तुवाचकता का संबंध पद के संख्यात्मक या परिमाण संबंधी पक्ष से रहता है, लेकिन पद का संख्यात्मक पक्ष ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि इसका गुणात्मक पक्ष भी होता है। और पद की वस्तुवाचकता पद के इसी गुणवाचकता पक्ष के संबंध रहती है। परंतु हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात तो यह है कि पद की वस्तुवाचकता का संबंध पद के सभी गुणों से नहीं रहता है, बल्कि इसके केवल सामान्य तथा सार गुण ही उस पद की गुणवाचकता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य पद को लें।
मनुष्य की गुणवाचकता विवेकशीलता एवं पशुता है। यद्यपि मनुष्य में बहुत से गुण पाए जाते हैं, जैसे गोरा, काला, लंबा, नाटा, अंधा, खराब इत्यादि, परंतु ये गुण मनुष्य की गुणवाचकता नहीं कहला सकते, क्योंकि ये गुण मनुष्य के सार व सामान्य गुण नहीं है। अतः मनुष्य पद में विवेकशीलता एवं पशुता ही सामान्य तथा सार गुण है। पशुता तथा विवेकशीलता मनुष्य के सार गुण भी है। वस्तुतः सार गुण किसी वस्तु के उन गुणों को कहते हैं जिन गुणों पर उस वस्तु की सत्ता निर्भर रहती है। विवेकशीलता एवं पशुता मनुष्य के सार गुण हैं। जिस प्रकार विवेकशीलता के अभाव में मनुष्य नहीं रह पाएगा, उसी प्रकार पशुता के अभाव में मनुष्य हो जाएगा। अंत में हम यह कहें कि विवेकशीलता एवं पशुता मनुष्य पद की गुणवाचकता है। गुणवाचकता 3 प्रकार की होती है। पहला है आत्मगत गुणवाचकता, दूसरा है विषयगत गुणवाचकता और तीसरा है कृत्रिम गुणवाचकता। आत्मगत गुणवाचकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक फोटो अनेक व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मगत गुणवाचकता व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित रहती है। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि इस तरह की गुणवाचकता में निश्चितता नहीं रहती है, इसलिए यह कभी भी तर्कशास्त्र का विषय नहीं हो सकता है, बल्कि मनोविज्ञान का हो सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान में ही आत्मगत और व्यक्तिगत अनुभव को प्रश्रय दिया जाता है। दूसरा है विषयगत गुणवाचकता। विषयगत गुणवाचकता विषय में उपस्थित गुणों पर निर्भर करती है। यह गुणवाचकता किसी ऑब्जेक्ट के सभी ज्ञात तथा अज्ञात गुणों का बोधक रहती है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु के संपूर्ण गुणों को उसकी विषयगत गुणवाचकता कहते हैं। चूंकि किसी वस्तु के अज्ञात गुणों को निश्चित करना हमारे लिए संभव नहीं है, अतः विषयगत वस्तुवाचकता निश्चित नहीं हो सकता है। अतः यह तर्कशास्त्र का विषय भी हो सकता है। कृत्रिम गुणवाचकता किसी भी पद के
सामान्य तथा सार गुणों के ही कृत्रिम गुणवाचकता कहते हैं। चूँकि यह गुणवाचकता वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम ढंग से जांच पड़ताल निश्चित की जाती है, यही कारण है कि इसे कृत्रिम गुणवाचकता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य पद की गुणवाचकता वैज्ञानिक द्वारा निश्चित कर दी गई है। चूँकि तर्कशास्त्र में ऐसे ही गुणों का सहारा लिया जाता है, अतः इसे तार्किक गुणवाचकता भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुवाचकता तथा गुणवाचकता। पद की वस्तुवाचकता एवं गुणवाचकता में मेल तथा विरोध का संबंध पाया जाता है। सबसे पहले हम मेल संबंध को देखेंगे। पहला पॉइंट, पद की वस्तुवाचकता तथा गुणवाचकता में अन्योनाश्रय का संबंध होता है, अर्थात दोनों अपने अस्तित्व के लिए क्रमशः एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गुणवाचकता वस्तुवाचकता पर निर्भर रहता है, क्योंकि किसी वर्ग या जाति के सामान्य तथा सार गुणों का पता उस जाति या वर्ग के व्यक्तियों के निरीक्षण से ही बनता है। वर्ग के व्यक्तियों के निरीक्षण से ही लगता है। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सार गुणों का पता हमें उस जाति के व्यक्तियों के निरीक्षण से ही लगाता है। अतः सार गुणों का पता लगाने के लिए हमें किसी वर्ग या जाति की वस्तुवाचकता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वस्तुवाचकता तथा गुणवाचकता पर निर्भर रहता है, क्योंकि हम उन्हीं वस्तुओं को किसी वर्ग या जाति में लाते हैं जिसमें उस जाति के सामान्य तथा सार गुण पाए जाते हैं। वस्तुतः हम अफ्रीका के ईसाइयों में भी मनुष्य के जाति के सभी सार तथा सामान्य गुण पशुता और विवेक पाते हैं, और उन्हें भी हम मनुष्य की ही संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पद की वस्तुवाचकता एवं गुणवाचकता में अन्योनाश्रय संबंध है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।